सभी दोस्तों को वंदे मातरम, जय हिंद। आरएस स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान जीके के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लेखक का नाम और सूची 2 में इतिहास की परिभाषा दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं ओकसाट के द्वारा जो परिभाषा दिया गया है इतिहास के संबंध में, वो है आपका कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। सच यह है कि इतिहास में अतीत जो है वर्तमान के साथ बदलता है। यह परिभाषा है ओकसाट का, यानी कि ए का हो जाएगा 3। वही ट्रेविलियन का देखते हैं तो ट्रेविलियन का परिभाषा है कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। यह परिभाषा किसका है कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, यह ट्रेविलियन का है, यानी कि बी का हो जाएगा 4 हो जाएगा। कॉलिंगवुड का देखते हैं तो कॉलिंगवुड का परिभाषा है कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। संपूर्ण इतिहास किसका इतिहास है? तो विचारों का इतिहास है। ऐसा परिभाषा देने वाले हैं आपका कॉलिंगवुड, यानी कि सी का हो जाएगा 1। उसके बाद देखते हैं ब्यूरी। ब्यूरी का परिभाषा है कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है और इससे कम नहीं और इससे अधिक भी नहीं है। यह परिभाषा है ब्यूरी का, यानी कि डी का हो जाएगा 2, यानी कि 3 4 1 2 इसका सही उत्तर होगा। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही उत्तर होगा 3 4 1 2। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि जितना भी समस्त इतिहास है वो समकालीन इतिहास है? ये कहा था आपका बेनेडिटो क्रोचे ने कहा था। किसने कहा था? तो बेनेडिटो क्रोचे ने। अगला प्रश्न है, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। यह किसने कहा था? इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। तो ये कहा था आपका E.H. कार ने कहा था। किसने कहा था? तो E.H. कार ने। अगला प्रश्न दिया है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? नहीं, BC का फुल नेम क्या होता है? तो BC का फुल नेम होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, यानी कि आपको हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं ईसा पूर्व। ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय होता है उसको कहते हैं ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD किसका AD का पूर्ण रूप क्या होता है? AD का पूर्ण रूप होता है एनो डोमिनी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ईस्वी। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है एनो डोमिनी। अगला प्रश्न दिया है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ये जो है आपका पॉलिटिकल साइंस से आ गया है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो है एक की गई थी आपका, तो इसमें जो है बात की गई थी आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की बात की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही उत्तर है। ठीक है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में सुधार को जो प्रावधानों का जो सार था वो था प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन, ये जो इसका सार था। अगला प्रश्न दिया है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। 1946 का जो कैबिनेट मिशन बना था वो 3 मंत्रियों से गठित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था?
तो देखो इसका जो सदस्य थे 3 लोग थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी दिया है सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ये जो तीनों थे ये जो है कैबिनेट मिशन के मंत्री थे, लेकिन लॉर्ड एमरी नहीं था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो कैबिनेट मिशन योजना में जो है प्रांतीय समूहीकरण और भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल और संविधान निर्माण की अधिकार, इन विषयों पर जो है बात की गई थी, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें नहीं की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। तो भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका जो शासन है किसके अंतर्गत चलाया गया था। तो ये चलाया गया था आपका 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था भारत का जो संविधान था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। तो भारत की कुल श्रम शक्ति का जो लगभग है वह 54% भाग कृषि में लगा हुआ है। आगे देखते हैं भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तो भारत में अधिकतर बेरोजगारी जो है यहाँ जो है संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एवं एकत्रित प्रकाशित कौन करता है। तो वो करता है आपका NSSO। ठीक है, NSSO यानी कि नेशनल तो इसका जो फुल नेम होता है वो होता है नेशनल सैंपल और सर्वे ऑफिस। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये जो है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जो है एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। कौन करता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण ऑफिस कह सकते हैं, कार्यालय। ठीक है, और ये जो है भारत में जो है भारत में सामाजिक आर्थिक का जो है इसका जो एकत्रित करने और प्रकाशित करने वाला सबसे बड़ा जो है ये कार्यालय है। इसकी जो स्थापना है 1950 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1950 में NSSO ऑफिस की स्थापना की गई थी 1950 में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत में बेरोजगारी की किस्में पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी की किस्में पाई जाती है। तो भारत में ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, ये तीनों पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। तो कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। तो कृषि में जो है अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलता है। कौन सा? अदृश्य बेरोजगारी। आगे देखते हैं। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। ये जो प्रश्न है भूगोल से लिया गया है। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। रुको जाओ और नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक हैं ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। कौन है? ग्रिफिथ टेलर। आगे देखते हैं। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान है आपका है ये है आपका H.H. बैरोज। कौन है? H.H. बैरोज हैं। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान है H.H. बैरोज। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता है आपका
ये है थेल्स। कौन है? थेल्स हैं। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता माना जाता है थेल्स को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन है जीन ब्रून्स का। किसका कथन है? तो ये कथन है जीन ब्रून्स का कथन है। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? तो क्षेत्रीय भूगोल का पिता कहा जाता है आपके कार्ल रीटर को कहा जाता है क्षेत्रीय भूगोल का पिता। अगला प्रश्न दिया है, हाँ इसको देख चुके हैं। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? तो मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है कार्ल रीटर को कहा जाता है मानव भूगोल का संस्थापक। तो मानव भूगोल का संस्थापक है कार्ल रीटर। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी एवं चंचल मानव की पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, कथन किसका है? तो यह कथन है कुमारी सैंपुल का कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो ये कथन है कुमारी सैंपुल का। तो यहाँ पर पूछेगा कि मानव भूगोल का संस्थापक कौन है? तो कार्ल रीटर है। मानव भूगोल का संस्थापक कौन है? कार्ल रीटर।